नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी का बहुत बहुत स्वागत। गौरव जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। दर्शकों, स्ट्रीम यार्ड के जरिए गौरव जी अपने स्टूडियो में होते हैं, प्रारब्ध के स्टूडियो में मैं होता हूं। लगातार आप हमारी और गौरव जी की बातचीत सुनते रहते हैं। लोकसभा चुनाव का दौर है और लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, यानी कि 543 की हमारी जो संसद है, लोकसभा है, उसमें 428 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, ईवीएम में बंद हो चुके हैं। अब बची हैं छठे और सातवें राउंड में 115 सीटें। आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो नारा जो उन्होंने हाउस में पहली बार अपने तीसरे, जब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 370 सीटें चाहिए और उसी के साथ एनडीए को वो 400 पार ले जाने की बात कर रहे हैं। अब जबकि 428 सीटों का मतदान ईवीएम में दर्ज हो चुका है, तो हम गौरव जी से बहुत चुनावी विश्लेषण तो नहीं करते और नंबर्स पर नहीं बात करते, हम दर्शन पर बात करते हैं, फिलॉसफी जो राजनीति के पीछे होती है, समाज के पीछे होती है, उस पर बात करते हैं। लेकिन चुनाव का मौसम है, मुझे पता है कि आप सब ये चाहते हैं कि गौरव जी से हम जरा इन आंकड़ों पर बात करें। गौरव जी, 428 के मामले ईवीएम में बंद, प्रधानमंत्री कहते हैं 370 चाहिए अकेले बीजेपी को और एनडीए को ले जाना है 400 पार। अब केवल बची है 115 सीटें। 428 को ही अगर लोकसभा मान लिया जाए पूरा 543 की जगह, तो 428 में प्रधानमंत्री जी का वो नारा 370 बीजेपी को और 400 एनडीए को, आप कितनी संख्या देखते हैं अगर एज ऑन डेट 428 ईवीएम के नतीजे खोल दिए जाए? अवनीश भाई, अगर आपको याद हो, इसी स्टूडियो में बैठ के आज से लगभग 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ सब, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसका चुनाव का, तो जो चरण बताए गए थे, और मैंने आपसे कहा था कि ये चरण बहुत प्लान है, ठीक है। तो अगर सारे चरण इतने प्लान हैं और प्रधानमंत्री का पहले का वक्तव्य रहा कि 370 भाजपा को चाहिए और 400 प्लस एनडीए को चाहिए, तो ये तो बात सही माननी पड़ेगी कि ये बात हवा में नहीं हुई है। बिल्कुल। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि पहले 2 चरण में सॉफ्ट रहा जाएगा। अच्छा। यानी सबका साथ सबका विकास पूर्ण रूप से माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद धुआंधार शुरू होगा। तीसरे राउंड से हुआ ना भाई, आप देखो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो पहले बन गया था ना, ठीक बात। कोई चरण के बाद तो जब लोग वो सारा चीज़ें हो गई उसके बाद तो नहीं आया ना। चुनाव पहले हो गया, मोदी ने उनसे पहले बोला, यानी भाजपा को पता था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या वो चीज़ है जिसको उठाया जाएगा। अच्छा, और तब तक मैनिफेस्टो आया नहीं था? मैनिफेस्टो पहले चरण के चुनाव से पहले तो आ गया था ना। हाँ, उस समय तक आ गया, जब तक हमारी आपकी बातचीत हुई थी तब ये नहीं आया था। भाई साहब, ये आपके पास नहीं आया था, ये शायद आप कह सकते हैं अपने हिसाब से कि मेरे पास नहीं आया था। लेकिन जो भाजपा के नीतिकार हैं, जो भाजपा के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनको क्या नहीं पता होगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या आ रहा है? ये बात, चुनाव युद्ध है। ठीक है, तलवार से बंदूक से नहीं लड़ा जाता है, चुनाव वोट से लड़ा जाता है, लेकिन ये भी अपने आप में युद्ध है। क्या ये भाजपा के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, चुनाव की जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो कोर टीम है, क्या उसके पास ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या आ रहा है? और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जब आया तो वो पहले चरण के चुनाव से पहले आया। यानी अगर प्रधानमंत्री चाहते तो जो तीसरे चरण में बातें हो रही हैं, तीसरे चरण के आगे, वो बात पहले चरण और दूसरे चरण में भी कर सकते थे, ठीक बात। लेकिन मैंने आपको उस दिन क्या बोला था कि पहला चरण और दूसरा चरण, केवल यूपी देख के बोला था,
कि पहला चरण दूसरा चरण मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और पहली बार तमिलनाडु इसमें पहले चरण में है। हाँ। तमिलनाडु में भाजपा पहली बार पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रही है, सीरियसली चुनाव लड़ रही है। तो जो नया वोटर है, जो तमिल वोटर, जो नया वोटर अगर मैं उसे मानूं, तो उसको आपने एक डेवलपमेंट बेचा, आपने एक दर्शन दिया उसको, आपने ध्रुवीकरण अभी नहीं करा। ओके। वो तीसरे चरण से शुरू हुआ और मैंने आपको उस दिन भी बोला था 7 चरण में ये देखते जाइए, धीरे धीरे कब गियर बदलते जाएंगे, गियर बदलते जाएंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। हाँ दर्शकों, ये ध्यान देने वाली बात है जो गौरव जी कह रहे हैं कि अनपेक्षित तरीके से साउथ यानी तमिलनाडु पहले फेज में आया। ये संभवतः ऐसा देखा नहीं गया था और साउथ का वोटर कम से कम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए, जिसे वो हिंदी पट्टी की पार्टी मानता है, हिंदी बेल्ट की पार्टी मानता है, नॉर्थ की पार्टी मानता है, यहाँ महत्वपूर्ण है आपकी बात। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल पंडित हैं टीवी पे उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। ये बैक एंड स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। गौरव प्रधान अगर कोई बात बोलता है तो वो नहीं बोलता जो मीडिया में हेडलाइन बन के आती है या यूट्यूबर्स बोलते हैं। हम वो बात बोलते हैं जो कोई नहीं बोलता है। अब आते हैं प्रश्न जो अभी तक सीटें पे चुनाव हुआ है जी। जो मेरी कैलकुलेशन है, देखिए मेरे दर्शक जो मुझे आज से नहीं 10 साल से पिछले पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं 2014 के चुनाव से, वो ये जानते हैं कि मैं हवाबाजी नहीं करता आंकड़ों पे, और ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ जो चुनाव से 2 महीने पहले जिनका जन्म होता है, या पंडित जिनका 6 महीने पहले जन्म होता है। मैंने तो 4 साल पहले 5 साल पहले लिखा था 2024 के चुनाव में क्या होगा। मैं आज भी संख्या दे रहा हूँ 376 गारंटेड, 325 गारंटेड। भारतीय जनता पार्टी को 300, एनडीए की बात नहीं कर रहा मैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। 325 गारंटेड, 350 थोड़ी मेहनत के बाद, और उसके बाद जो पुश लगेगा वो 370 पार। ओके 325 गारंटेड गौरव प्रधान जी के हिसाब से, 350 थोड़ी सी मेहनत पर, और 350 अगर हासिल हो गया तो फिर ये कारवां जाके 370 ही जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ठीक है, अकेले भाजपा। यही कारण रहा कि पहले 2 चरण में जो जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल टोन जो रही वो बहुत मेलो टोन रही। हाँ, नरम रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, लेकिन अब पहले 2 चरण में करने के बाद, पहले 2 चरण उसका धीरे धीरे बढ़ा, टोन बढ़ी, 4 चरण खत्म होने तक सिंपल मेजॉरिटी आ चुकी थी। 4 चरण खत्म होने तक 272 भारतीय जनता पार्टी पा चुकी थी, 300 पार कर चुकी थी। अच्छा, या कह लें 300 टच कर रही थी, लेकिन हाँ सिंपल मेजॉरिटी कंफर्म थी। 5वें चरण के बाद भाजपा ने 2019 की जो संख्या रही उसको ब्रीच कर दिया है। 2019 की संख्या, ठीक, यानी 303 की संख्या को ब्रीच कर दिया है। अब जो 303 की संख्या ब्रीच हुई, इसका सीधा अर्थ है 325 ले आए। अगले 2 चरण जो हैं उसमें 50 सीटें लाना मुश्किल है क्या? 115 में 50 बनता है साहब। और राज्य आप देखिए कौन कौन से हैं। उसमें दिल्ली है जहां 7 सीटें आपके पास हैं, वहां हरियाणा है जहां क्लीन स्वीप दिया था आपने, और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की भी सीटें हैं। उसमें गोरखपुर की सीट है जिसको आप 200% कह सकते हैं कि बीजेपी के पास है। मैं कभी भी राजनीतिक कैलकुलेशन ये देख के नहीं करता कि ग्रहों की दशा क्या है। अच्छा, हाँ, आजकल ये भी होने लगा। ठीक है, मैं ये देख के करता हूँ। सबसे पहले जब 4 साल पहले मैंने बोला कोई चुनाव का शोर नहीं है, 2019 का चुनाव खत्म ही हुआ था, 1 साल निकला था, लेकिन 1 साल में जो भारतीय सरकार की पॉलिसीज रही
वो कहाँ तक जाएंगी। और ये बात मैंने 2020 में कही थी जब कोविड हैंडल करा जा रहा था इस देश में। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बात। हो सकता है आपको कोविड से कोई फर्क ना पड़ा हो, घर में बंद कर लिया, अनाज भरा हुआ है, राशन भरा हुआ है, 3 महीने ठीक है घर में रहेंगे। गरीब 80% वोटर भारत का गरीब है। तो जितने पॉलिटिकल पंडित हैं और जो वो सलीम मियाँ हैं, वो ठीक तो है ना? दांत चबा चबा के इस समय मतलब गजब ढा रहे हैं। ये अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बोलते हैं। दर्शकों माफ करना, शुद्ध हिंदी में बोलूं, इन्हें घंटा नहीं आता कुछ। सच्ची बता रहा हूं। हम साइंटिफिक करते हैं, किसने क्या बोला, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं। अगर आपको भाई बारात में अगर किसी से पूछोगे खाना कैसा है तो कोई रिश्तेदार ये थोड़ी ना कहेगा बुरा है। हाँ, जो अच्छे रिश्तेदार होंगे वो नहीं कहेंगे। फूफा टाइप के लोग कहते हैं नमक कम था। मैं फूफा पे नहीं जा रहा, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। लेकिन पहले या बाद में 4 साल बाद सब लोग बोलते हैं कि उसमें क्या फ़र्क था, क्या होना चाहिए था, या अच्छा था बुरा था। अगर भारतीय राजनीति अमेरिकन राजनीति नहीं है। भारतीय राजनीति समझने के लिए लोगों के बीच में बैठना चाहिए। आपने इतनी बात कही, मैं अपने सोर्स बता देता हूँ। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे मेरे सोर्स क्या है। बिल्कुल। मेरे सोर्स टीवी न्यूज़ नहीं है, मेरे सोर्स यूट्यूबर्स नहीं है, और मेरे सोर्स ट्विटर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी महान हस्तियां नहीं हैं। मैं वो क्लिप पकड़ता हूं जहां गांव का व्यक्ति बोल रहा है, और ये मामूली से कुछ चैनल होंगे या मामूली से जो एमेचर जिन्हें बोला जाता है जर्नलिज्म में, वो जो बात करते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होती है। और खैर दूसरा सोर्स तो ये है कि मैं घूमता बहुत हूँ, ज़मीन पे बहुत घूमता हूँ। अभी भी ट्रांजिट में लखनऊ से जा रहा हूँ तो आपने पकड़ लिया। तो चौथे चरण में सिंपल मेजॉरिटी, या यूं कहें 2019 की नंबर ब्रीच हो चुके हैं। 5वें चरण में 2025 कंफर्म हो चुके हैं। अब जो 2 चरण हैं उसमें 50 सीटें 115 हैं। 115। अब आप वो देखिए 115 किस राज्य में है। भाई बंगाल का कुछ हिस्सा है। अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा रोड शो मोदी जी ने बंगाल में करा। क्या वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? यूपी में है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। अब पंजाब के नाम पे लोग बोलेंगे भाई पंजाब में तो भाजपा है ही नहीं। बस यही तो खेल है। पंजाब में अंडर करंट है। ये आपको बड़े चैनल नहीं बताएंगे। ये देखिए, हम राजनीति समझने की कोशिश आज से 2 साल पहले 3 साल पहले शुरू नहीं हुए थे। हम राजनीति को समझने के लिए 20 साल पहले थे, और 20 साल का डेटा निकाल के जब एनालाइज करा जाता है तब समझ में आता है कि चेंज। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, 2014 का चुनाव मोदी को सिस्टम में लाने का चुनाव था। हाँ, जैसे भाई 2014 का नैरेटिव क्या था कि मोदी बाहरी है। हाँ, गुजरात तक सीमित है। मोदी को सिस्टम में लाने का, अब सिस्टम में कैसे लाओगे कि भारतीय समाज सेकुलरिज्म से परेशान हो चुका था। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 2014 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट क्या था, वो टर्निंग पॉइंट था
जब मोदी ने टोपी पहनने से मना कर दिया। ठीक बात। अब समाचार के लिए, टीवी न्यूज़ के लिए ये एक इवेंट था। मेरे लिए वो एक डेटा पॉइंट था कि चुनाव जा कहाँ रहा है। इसीलिए मैंने चुनाव शुरू होने से पहले बोल दिया था भारतीय जनता पार्टी को 280 से 285 सीटें आएंगी। 282 आई थी। तो अब हमारी कोशिश, जैसा कि मैंने लिखा, कि छठे और सातवें चरण में हमें पूरा जोर लगा देना है वो 60-70 सीटें लाने के लिए। भाजपा की बात कर रहा हूँ, एनडीए की नहीं। हाँ ठीक है, हम भाजपा को ही केंद्र में, भाजपा को ही केंद्र में, 370-400 तो एनडीए का हमें कोशिश करनी है वो नंबर ब्रीच करने की। तो अब छठा और सातवें में सारा दम लगाने के बाद, और बहुत सारे इस चुनाव में बहुत सरप्राइजेज आएंगे। मेरी जो गणना है, और शायद मैं इस बात पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है जनरली, पहली बार भारतीय इतिहास में लोकसभा गांधी मुक्त होगी। दर्शक ध्यान रखें, गांधी मुक्त होगी। हालांकि वो सिर्फ गांधी नहीं, मतलब फर्जी गांधी मुक्त होगी। वो जैसे भी ऐसा बोल दीजिए, 10 जनपद मुक्त होगी, बेहतर है। ठीक। लेकिन 18वीं लोकसभा में गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। लोकसभा में राज्यसभा में तो जा चुकी है। राज्यसभा की बात नहीं, देखिए राज्यसभा और लोकसभा में सबसे बड़ा अंतर ये होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है। लोकसभा 5 साल के बाद भंग होती है, उसके बाद नई लोकसभा आती है। राज्यसभा कंटिन्यूस होती है, वो कभी भंग नहीं होती है। तो मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा इस बार गांधी मुक्त होगी। ठीक। अच्छा गौरव जी, आपने जैसे कहा कि आपके सोर्स क्या हैं, मैं आपको बताऊं, और आपने एक छोटी सी चीज़ मैं और बोल दूं जी, दर्शकों के नॉलेज के लिए। आप सब मैं कहूँ ना कहूँ, आप मेरी बात तो नहीं मानते हो, आप सब टीवी से चिपके रहते हो, और चिपको मेरी वजह से। लेकिन आपने अमेठी, जो अभी 5वां चरण हुआ, आपने किसी मीडिया के जो महारथी हैं उनको कभी ये कहते हुए सुना, जो केएल शर्मा थे, कांग्रेस के उम्मीदवार, गांधी परिवार के पियोन, जिनको टिकट दिया गया, सबने यही बोला ना, राहुल गांधी की जगह वो लड़ रहे हैं, कांग्रेस से ये लड़ रहे हैं, भाजपा से ये लड़ रहे हैं, इन दोनों में लड़ाई है, ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी और बला बला। किसी मीडिया ने बताया कि केएल शर्मा कंबल चोर के नाम से जाने जाते हैं। सोशल मीडिया ने बताया। भाई साहब, हमने लिखा, बिल्कुल, क्योंकि धरातल पे हम थे तो हमने लिखा। करेक्ट। अब आप अगर अमेठी जाएंगे तो बच्चा बच्चा जानता है केएल शर्मा कंबल चोर हैं। क्या केएल शर्मा की ये जो छवि है, जो पिछले 15-20 साल से है, क्या इस छवि के बाद वो अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। और जो आपने बात कही, कम से कम इस देश की स्थापित मीडिया अगर समाचार पहुंचाती है तो ये समाचार उनको बताना चाहिए, सम्यक रूप से बताना चाहिए। क्योंकि स्मृति जी के बारे में तो उन्होंने क्या क्या बताया। देखो, जो स्थापित मीडिया है वो टीआरपी के काम करता है। स्थापित मीडिया किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आपको असली चीज़ नहीं बताता है, और उसका मुख्य कारण ये है कि फिर उनकी टीआरपी खत्म होगी, गिर जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और दोनों को बैलेंस करके चलना बैलेंस करना है हमको। बिल्कुल। अरे ये वही इस देश की स्थापित मीडिया है जो अपने स्टूडियो में बैठ के मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज तय करते थे और उसकी सॉलिड भविष्यवाणी करते थे। बहरहाल
नरेंद्र मोदी जी ने तो खुद अभी अपने टीवी इंटरव्यूज में जब उनसे पूछा गया कि साहब आपने हमारी सूत्र आधारित पत्रकारिता बंद करा दी, तो मोदी जी ने बड़े चुटकी भरे अंदाज में कहा कि हाँ, आप लोगों ने की मेहनत अब थोड़ी सी बढ़ा दी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकिंग खबर भी तब मिलती है, उससे पहले ही वो सोशल मीडिया में आप जैसे लोगों द्वारा और तमाम वॉलंटियर्स जो सोशल मीडिया में वो लिख चुके होते हैं। अच्छा गौरव जी, आपने एक बात अभी कही कि आपके सूत्र स्थापित मीडिया के नहीं हैं, आपके अपने रिलायबल सोर्सेज होते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सेक्टर 16 की अपने दायरे से निकल के, यानी फिल्म सिटी नोएडा के दायरे से निकल के, जहां ये तमाम टीवी चैनल्स हैं, वहां से बाहर जाते हैं। प्रारब्ध ने बड़ी विनम्रता से, आपने देखा होगा, मैंने अकेले कम से कम 1.5 से 2 दर्जन, पौने 2 दर्जन के आसपास लोकसभा सीटों पर मैं गया। अब मैं आपको फीलिंग बताता हूं। आपने ये आंकड़े तो बिल्कुल सामने रख दिए, आपने ये भी कह दिया कि जो जितने चरण हो चुके हैं, 4 चरणों में ही 300 हो गया था, ब्रीच हो चुका था, उसके बाद 325, 350 और 370 की तरफ वो जा रहा है। 115 एडिशन होगा तो वो 370 जाएगा और 400 पार जाएगा। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। कहा यह गया कि साहब ये चुनाव बहुत शांत है, बहुत शांत चल रहा है, और वाकई पहले चरण से लेके अब इस चरण तक भी एक शांति नजर आ रही है। लेकिन गौरव जी, मैं आपको बताऊं, जिन 17-18 लोकसभा सीटों में मैं पर्सनली गया, और मैंने किया क्या कि मैं शहरों को छोड़ दिया, कस्बों को छोड़ दिया, मैं गांव में गया। साहब मैं आपको बताऊं, मैं ये दावे के साथ अपने वीडियोस में कहता रहा हूं, आपसे पर्सनल चर्चाओं में मैं कहता रहा हूं, यह शायद भारतीय राजनीति का वो पहला चुनाव है गौरव जी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका वोटर, उसके बीच में किसी की जगह नहीं है। किसी तो छोड़ दीजिए, स्थानीय लोकसभा प्रत्याशी की भी जगह मैंने नहीं पाया। लोगों को बहुत शिकायतें अपने लोकल कैंडिडेट से हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उनका कनेक्ट, उनके कामों के साथ। दूसरी चीज जो मैंने पाई, मैं चाहूंगा कि इन फीडबैक को जो मैं रख रहा हूं आपके सामने, इसको आप जरा परिभाषित करें, विश्लेषित करें। दूसरा, किसी गांव, टोले, कस्बे में आप पहुंच जाइए गौरव जी, अगर 10 लोगों को आप खड़ा कर लीजिए और उनसे बात करिए, आपको पता है वो सामान्य मतदाता के होने के साथ साथ उनमें से 8 से 8.5, 9 लोग मोदी जी की या केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना के लाभार्थी हैं। करेक्ट। तीसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम मंदिर। कहा गया कि साहब ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। मैंने कहीं भी राम मंदिर को जबान से, मुंह से चुनावी मुद्दे में तैरते हुए नहीं पाया। मेरे को एक बात बताओ, अगर चुनावी मुद्दा है तो बुराई क्या है? ये हम लोग बात कर चुके। पिछले 60 साल से इस देश में हज सब्सिडी देना, हज हाउस बनाना भी तो चुनाव में होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो करें तो चुनावी मुद्दा नहीं है। हम करें, हमने राम मंदिर बनाया तो भाई साहब छाती ठोक के बोल रहा हूं, है चुनावी मुद्दा। 500 साल से नहीं हुआ है इस देश में। गर्व से कहता हूं, बच्चा बच्चा श्री राम का। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो दर्शकों, अगर आप जो पुराने, फिर वही बात बोलूँगा, मेरा पुराना हैंडल अब नहीं है ट्विटर का, मैंने लिखा था 26 मई रात को 11 बजे, कई बार इस चीज़ को मैं कोट करता हूँ, मैंने लिखा था मोदी जी की अगली 10 साल की जो फोकस है वो प्राइमरली फौजी और फार्मर रहेगी। आज मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। फौजी भारत के सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद से भारत को मुक्त करना, ये जो बम ब्लास्ट होते थे, इसका मतलब है फौजी, जो उनका फोकस रहा। किसान पे उनका फोकस रहा, चाहे वो उन्होंने शुरुआत करी नीम कोटिंग यूरिया से, उसके बाद झड़ी लगा दी पॉलिसीज, किसान सम्मान निधि तक बहुत सारा सिलसिला आके रुका, ताकि किसान अपनी आत्महत्या वाली टेंशन से मुक्त हो और अनाज दे, क्योंकि पेट भी भरना जरूरी है। ठीक है। पहले सुरक्षा, फिर पेट। फिर जो चेंज एजेंट है, जो सोसाइटी में चेंज एजेंट होता है, वो आप और मैं नहीं हो सकते, वो होती है घर की महिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाओं के लिए भी मोदी जी ने लाइन लगा दी। उनका जीवन,
भाई एक महिला के लिए, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मैं 6 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले आईटी इंजीनियर की बात नहीं कर रहा। मैंने भी आपको गांव का ही फीडबैक दिया। गांव में महिलाओं के लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं। पहली, धुएं से मुक्ति, और तीसरी, खुले में शौच जाना। और ये खुले में शौच जाना शायद बहुत सारे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोगों को लगे ये क्या बहुत छोटी बात है। छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान गांव में रहता है, जो महिला गांव में रहती है, उनसे जाके बात कीजिए। बिल्कुल सर। बहुत सारे महिलाओं के अपराध, महिलाओं पे जो अपराध थे, उसकी शुरुआत वहां से होती थी। सो यू ब्रॉट इन दैट चेंज एजेंट। एग्जैक्टली। और तीसरा काम, चौथा काम जो मोदी ने करा है, वो है आगे की तैयारी। मोदी जी ने आपको याद होगा मन की बात, आप भी नहीं देखते हैं, मैं भी नहीं देखता, आप भी नहीं देखते, समय नहीं मिलता होगा। जो बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं वो तो कोई नहीं देखेगा। गांव वाले इकट्ठे होके आज भी सुनते हैं। आज भी सुनते हैं, निश्चित रूप से सुनते हैं। चौथा काम जो मोदी जी ने करा, चाहे वो परीक्षा पे चर्चा हो, चाहे युवाओं पे चर्चा हो, चाहे बच्चों को मोटिवेट करना हो, मोदी जी ने 2029 से आगे के नए वोटर तैयार कर दिए। ये 4 राजनीतिक काम मोदी जी ने करे, जिसका डिविडेंड, और आज मैं आपके स्टूडियो में बोल के जा रहा हूं और रिकॉर्ड पे बोल के जा रहा हूं, 2024 में जो होना है वो मैं लिख चुका हूं। और जैसा कि मैंने बोला, मैं 4-5 साल पहले बोलता हूं, मैं 2029 की प्रेडिक्शन आज कर रहा हूं। कांग्रेस और विपक्ष कहीं नहीं होगा। ठीक बात। अच्छा, मैंने जो आपको ग्राउंड फीडबैक दिया, आपने उसमें जो एडिशन किया, ये सच बात है कि नरेंद्र मोदी जी की या केंद्र सरकार की योजनाएं सीधे सीधे हैं, महिलाओं में गजब का है। और जिस राम मंदिर का मैंने जिक्र किया, वो जबान पर लोगों के नहीं है। मैंने बड़े कुरेदने की कोशिश की और एक जगह मुझे डांट पड़ गई। ये हुआ कि हमारे राम यहाँ हैं, और ये साफ साफ दर्शकों मुझे लगा कि राम मंदिर वाकई में नारों में जबान पर लाना नहीं चाहते। संभवतः ये सनातनी संस्कार हैं सर, और वो अंडर करंट लोगों को, जब उनको विकास का एक पूरा बैगेज मिल रहा है ना, जब दोनों साथ साथ है। और एक चीज मैंने और पाया, उन्हें नरेंद्र मोदी से ही ये उम्मीद भी है कि सनातनियों के 2 और सपने, उत्तर प्रदेश राम कृष्ण शिव की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराज गए, लोगों को काशी के उस दाग और मथुरा, इसकी भी अपेक्षा है। राधे राधे। यहां तो देखिए धार्मिक अपेक्षा ये है मोदी से। दूसरा, जिनको अभी शौचालय तो सबको मिल गया लगभग, लेकिन कुछ एक हैं जिनको नहीं मिला। एक ऐसे गांव में मुझे आदमी मिला जो अनुसूचित जाति से था। मैं जातियों की बात जल्दी नहीं करता। मैंने उससे काम गिनाना शुरू किया। मैंने कहा क्या क्या मिल गया है? बोले राशन मिल रहा है। हमने कहा और? बोला हमारी अम्मा को वजीफा मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। हमने कहा घर बन गया? बोला घर नहीं बना। हमने कहा तब भी मोदी को वोट दोगे? बोला हाँ। हमने कहा क्यों दोगे जब घर नहीं मिला? बोला हमारे टोले में सबको मिल गया है, 3 घर बाकी हैं, 24 को जीत जाएंगे, वो तीनों भी मिल जाएगा। यानी आगे की उम्मीद यहां आती है मोदी की गारंटी। देखिए, ये दुनिया 2 चीज़ों पे चलती है, एक होता है भय और एक होता है उम्मीद। राहुल गांधी और मोदी में बस एक ही फर्क है। राहुल गांधी भय की राजनीति करते हैं, मोदी जी उम्मीद की राजनीति करते हैं। जैसे, बहुत बड़ी बात, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ये कह के नहीं बेची जाती है आपके पति की लंबी उम्र हो। इंश्योरेंस पॉलिसी ये कह के बेची जाती है कि आपका पति मर जाएगा तो आप कैसे जियोगे, ये भय है। लेकिन वहीं हॉर्लिक्स ये कह के बेचा जाता है कि इसको खाओगे, इसको पियोगे तो जल्दी बड़े होगे, यानी ये उम्मीद है। अगर आप विज्ञापन की दुनिया भी देखें तो विज्ञापन की दुनिया भी उम्मीद और भय पे निर्भर है। कोई भी इंश्योरेंस, किसी भी तरह का इंश्योरेंस
कभी भी उम्मीद पे नहीं बेचा जाता, भय पे बेचा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कोई भी गाड़ी या ड्रिंक या फूड प्रोडक्ट भय पे नहीं बेचा जाता, वो हमेशा उम्मीद पे बेचा जाता है। सिक्योरिटी और राजनीति भी वहीं पर है कि राहुल गांधी ने वो लाइन पकड़ी जहां उन्होंने भय बेचना शुरू करा, और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, उम्मीद बेची है जो लोगों के अंदर ठहर गई है। बिल्कुल गौरव जी, और प्रधानमंत्री ने तो सालों में उम्मीद बेची है। जब वो 2024 का चुनाव लड़ने से पहले 2047 की उम्मीद पर बात करते हैं। करेक्ट। तो ये आपने जिस तरीके से विश्लेषित किया वो साफ दिखता है। गौरव जी, अंतिम चैप्टर आज की इस बातचीत का, आपने कहा मोदी जी का मतदाता ये भी देख रहा है कि मोदी जी आगे की बात कर रहे हैं, चौथे टर्म की बात कर रहे हैं, अपने तीसरे टर्म में जब आ रहे हैं तो वहां पर आगे की बात कर रहे हैं। जितना काम उन्होंने 10 साल में कर दिया वो तो ठीक, बड़े बड़े काम, और मोदी जी लगातार संकेत दे रहे हैं। सही बताऊं, मैं कई बार अचकचा जाता हूं उनके संकेत देख के। इस समय एक तो वो वोकल बहुत हैं, कहां तो ये आरोप लगता था कि वो इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं गौरव जी, बाइट दे रहे हैं, बुला बुला के दे रहे हैं। गौरव प्रधान जी नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में कुछ बड़े कामों की घोषणा यहां करेंगे। कौन से वो बड़े काम, कौन से वो बड़े धमाका जो अगले 5 सालों में होने वाले हैं नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरा कार्यकाल होगा? देखिए, मोर और लेस तीसरा टर्म मोदी जी के लिए अंतिम टर्म है, ये आप भी मानते हैं, हम भी जानते हैं। तीसरे टर्म में मोदी जी वो काम करके जाएंगे जो भारत के लिए अगले 1000 साल का सनातन की स्थापना होगी। यानी इसमें वो काम, अच्छा सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन धर्म है, सनातन रिलीजन नहीं है, सनातन धर्म है। मैंने कई साल पहले लिखा था कि 2024 के चुनाव के बाद जो काम होंगे वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही होंगे। अब उसमें चाहे इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर हो, उसमें चाहे सनातन की स्थापना हो, उसमें चाहे हमारे खोए हुए भूखंडों को भारत में वापस मिलाना हो, बच्चों को माँ से मिलाना हो, ये वो काम है जिसमें देखिए, ये वो काम है जिसमें आपको पब्लिक सपोर्ट मैसिव तरह से चाहिए। और आज के वक्त में मोदी के साथ पब्लिक सपोर्ट भारत के किसी भी इतिहास के राजनेता से आज तक ज़्यादा है। करेक्ट, बिल्कुल। देखिए, एक बात मत भूलिए आप, और बड़े खुल के बोलता हूँ, मोदी जी भारत के 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जो चुन के प्रधानमंत्री हुए हैं। बाकी भारत के सारे प्रधानमंत्री सरकमस्टेंसेस पे हुए हैं। नेहरू जी पार्टीशन में, घपलेबाजी में, इंदिरा गांधी शास्त्री जी की मरने पे, इंदिरा गांधी के मरने पे राजीव गांधी, राजीव गांधी के मरने पे पीवी नरसिम्हा राव, वो एक अपवाद रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अटल जी आए, चुन के प्रधानमंत्री आए थे, सेलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जिसको बाहरी बोला गया, पहला टर्म बाहरी बोल के आए, वो भी चुन के आए थे। तो ये प्रधानमंत्री राजनीति से, इलेक्ट्रल राजनीति से, मैं राजनीति नहीं बोल रहा हूँ पूर्ण रूप, चुनावी राजनीति से विदा लेने से पहले भारत को अगले 1000 साल के लिए सिक्योर करके जाएगा। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये अभी मुसलमानों का शुरू हुआ है ना, ममता बनर्जी के जो करे गए हैं, ये पता है कहाँ जाएगा? ये जाए, अभी तक ये होता था राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये वो, स्वर्ण, दलित, बला बला बला, दुनिया भर की जितनी जातियाँ, मैं तो जातियों में जाता ही नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान बोला जाता है। बहुत बड़ी बात वहाँ हो रहा है साहब। अब वहाँ हो रहा है।
अब फिर बात होगी कि किसकी जात और कौन सी जात। जात पे खेलना है, खुल के खेलते हैं, क्योंकि जब तक आप खुल के नहीं खेलोगे तब तक आप उसका अंत नहीं कर पाओगे। सर, देशज की एक कहावत है, मैं पूर्विया हूं, संस्कृति कर्मी हूं, आपको पता है। धन्यवाद मोदी जी का, आईसीसीआर में मुझे एक भूमिका भी दी जो मेरे मन लायक काम है। एक कहावत देशज का है, खरबूजा कटेगा तो तमाम लोगों में बटेगा। एक जो अम्ब्रेला था उनका, मुस्लिम अम्ब्रेला, जिसके नाम पर वो अपने अंदर के तमाम 3, 13, 123, 1,23,000 इन सारी चीजों को छुपा के रखते थे, वहीं से घर वापसी का भी तो रास्ता खुलेगा। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, मैं अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैंने डिकोड तो किया। नहीं, थोड़ा बहुत कर लिया आपने, पूरा नहीं करा। मैं 1 जून को भी एक वीडियो करूँगा जिसमें मैं आपको 400 की सीक्रेट बताऊँगा। ठीक है। एनडीए 400 पार, 370 भाजपा। मैं रिजल्ट डे के बाद नहीं कर रहा हूँ, तब तो मैं नहीं होऊंगा, लेकिन 1 जून को जो मैं अंतिम वीडियो करूँगा उसमें मैं आपको 370 और 400 की स्टोरी दूंगा। चलिए, 1 तारीख को मेरी सीट पर मतदान है। मैं अपनी सीट पर मतदान करके गोरक्षनाथ पीठ की नगरी गोरखपुर से मैं आता हूं साहब, मेरा वोट वहीं है। करने के बाद दर्शकों, आपके लिए ये याद रखिएगा, गौरव जी तो मेरे आग्रह को मान लेते हैं जी। वैसे तो मैंने अपने दर्शकों को ये वचन दिया था कि मैं अपने चैनल पे करूँगा, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप सवाल भी अच्छे पूछते हैं और एक डिस्कशन होता है। तो 1 तारीख की शाम को 6 बजे हम वीडियो अपलोड करेंगे। डन, इस डिस्कशन का करते हैं सर। गौरव जी, बेतकल्लिफी से अभी एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि एक ही वीडियो है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा। बहुत सारे दर्शकों ने मेरे से पूछा, या यूं कहें कि बहुत से दर्शकों ने न्यायालय को गालियां दी जब अरविंद केजरीवाल छूट के आए। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जजेस को कंट्रोल करता है। दिक्कत ये है दोस्तों कि आप लोग एक लाइन में देखते हो, आप 360 डिग्री नहीं देखते। जो चेस होता है उसमें ग्रैंड मास्टर अपने अपोनेंट को ये नहीं बोलता कि तुम ऐसी चाल चलो तो मैं तुम्हें ऐसी चाल चल के दूंगा। हाँ, वो ग्रैंड मास्टर इतना पॉलिश्ड होता है, इतना मजा हुआ खिलाड़ी होता है कि सामने वाले की चाल को, कि वो कौन सी चाल चलेगा, वो पहले भांप जाता है उसके मोहरे और अपने मोहरों की प्लेसमेंट से, और फिर वो वेट करता है कि वो चाल चले तब मैं मारूं। तो अरविंद केजरीवाल बाहर आए नहीं है, उनको बाहर लाया गया है। गौरव जी, मैं रोक रहा हूं आपको, दर्शक बहुत नाराज होते हैं जब मैं आपको टोकता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी आपकी जो पिछली चर्चा, जिसका थंबनेल यही है कि न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया, ये थंबनेल है। दर्शकों, वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपने खूब देखा है वो वीडियो, फिर से देखिएगा जी। तो अरविंद केजरीवाल बाहर आए नहीं है, उनको लाया गया है। अब क्यों लाया गया है? अगर वो अंदर होते तो उनकी पत्नी घूम रही थी, आपके बेटे को जेल में डाल दिया, आपका बेटा अपनी जान दे देगा, आपका बेटा जेल से सरकार चला रहा है, आपका बेटा ये, आपका बेटा वो, आपका बेटा वो। अरे आत्मा परमात्मा का माहौल बना दिया था। आत्मा परमात्मा का माहौल बना दिया था। लोग फिसलने लगे थे, लुढ़कने लगे थे, सिंपैथी वेव आ रहा था, बाहर निकाल दिया। देख लो क्या हो गया सौती मालीवाल। बिल्कुल। तो आज के करीब 1 हफ्ते, 7-8 दिन पहले का वो है, और जब प्रचंड गुस्सा था, राष्ट्रवादियों में प्रचंड गुस्सा था। अब तक वो गुस्सा कायम है। राष्ट्रवादियों में प्रचंड गुस्सा था। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो ज्ञान पेलने बैठ गए थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जुडिशरी पे। और मैं तब बिल्कुल शांत था, क्योंकि मुझे पता था गेम चल क्या रहा है। मैं समय पर बोलूँगा, एकदम नहीं बोलता मैं। बिल्कुल, आपने इससे पहले भी प्रारंभ पे बोला, और आज आपने जो ये मतलब इसको जोड़ा है
मुझे लगता है कि वो सर्किल अब पूरा हो गया। गौरव जी, यही कारण है कि दिल्ली में 7 भाजपा को जाएंगी और पंजाब में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिखना शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल को जो ये लग रहा है कि सारी की सारी सीटें पंजाब में वो ले जाएंगे, वो एक गोली आती है ज़बान के नीचे रखने के लिए ताकि हार्ट अटैक ना पड़े, वो बेशक वो खरीद लें, क्योंकि पंजाब के नतीजे बहुत चौंकाएंगे। बिल्कुल। और हमारे पास भी जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, हम भी जो अपने अलग अलग वक्त स्पीकर से बात करते हैं, पंजाब निश्चित चौंकाएगा। बंगाल चौंकाने की तो नहीं जा रहा है, क्योंकि बंगाल में साफ तौर पे पहले से ही दिखाई दे रहा था, जो कि 2014 के बाद 2019 में और मजबूत हुआ और 2024 में वो और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। तेलंगाना अलग से एक रिजल्ट आपको देने जा रहा है। उड़ीसा इस बार आपको चौंकाएगा नहीं, तमिलनाडु बिल्कुल सही बात है। वोट परसेंटेज में भी और नंबर ऑफ सीट्स में भी। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जमीन पे आप हल चलाओगे तो फसल उगेगी, बिल्कुल, लेकिन जमीन पे जब आप गड्ढा खोदोगे ना फावड़े से, तो आप तो गड्ढा खोद रहे हो, लेकिन आपको ये अंदाज नहीं हो रहा है कि आप गड्ढे के साथ साथ नीचे चलते चले जा रहे हो। वही आपकी कब्र बनेगी। यही कब्र ममता बनर्जी की बनेगी, यही कब्र स्टालिन की, राजनीतिक कब्र, राजनीतिक कब्र, डिस्क्लेमर दे दे, राजनीतिक कब्र जो है यही अरविंद केजरीवाल की। मैं आज इस वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। और गौरव जी, आपने अपनी व्यस्तता, आप ट्रैवल में हैं और मुझे भी यात्रा पे ही निकलना है, लेकिन प्रारब्ध के प्रति आपका वो स्नेह है और प्रारब्ध का आप पर जो अधिकार है कि आपको स्टूडियो तक हमारे खींच के ले आया। अब ये वीडियो खत्म करते हैं दर्शकों। वीडियो शुरू करने से पहले गौरव जी और हमने एक कप चाय भी आपस में नहीं पी है, तो इसी के साथ गौरव जी को देते हैं धन्यवाद। और अब दर्शकों, आज की ये चर्चा समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। अब इसके बाद हम चाय पियेंगे और स्टूडियो के बाहर जाके हम गौरव जी को विदा करेंगे। आप सबसे निवेदन है, आराम से मत बैठना। 5वां और 6ठा चरण, जैसे रिले रेस होती है ना कि आप आराम से घूमते हो, लेकिन अंतिम जो 100 मीटर है उसमें आप पूरी जान लगा देते हो। मैराथन में यही होता है ना, अंतिम जो 100-200 मीटर बचते हैं उसमें आप पूरी जान लगा देते हो। पूरी जान लगा दीजिए। हम भाजपा को नहीं जिता रहे हैं, हम भारत को एक सुरक्षित राष्ट्र बना रहे हैं। मैं भाजपा से नहीं हूँ, ये भाई साहब भी भाजपा से नहीं है, हम भाजपा से नहीं हैं, हम कांग्रेस से नहीं हैं, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, आप चेक कर लीजिए। हम केवल राष्ट्र मजबूत कर रहे हैं, हम केवल राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं। और अफसोस है कि इस देश में नरेंद्र मोदी का कोई कंटेंडर नहीं है जिस पे हम विश्वास कर सकें कि वो भारत को मजबूत करेगा, भले ही वो भाजपा में क्यों ना। बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल। और इसी टेक के साथ आप सबसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन, जिन 6ठे और 7वें राउंड में जहां जहां मतदान बाकी है, मेरी अपनी सीट भी उसमें बाकी है। मैं मतदाता के रूप में आपको अपनी उंगली पर नीली स्याही 1 तारीख को, जब मैं दिखा देता हूं, मैंने वोट कर चुका, आपने दिखा दी। मैं आपके साथ जब 1 तारीख को वीडियो करूंगा तो वीडियो में ऐसे आपके नीले के साथ मेरा नीला भी मैच कर रहा होगा। गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ अब इस चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।